बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलामुअलैकुम। और हमारा साथी हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है हरमीत सिंह। आज वहाँ पे तैयारी मुकम्मल है कौमी असम्बली के इजलास की और 15 नुकाती एजेंडा उसका जारी कर दिया गया 11 बजे इजलास का आगाज हो जाएगा और उसमें अदम एतमाद की तहरीक जो है बिल्कुल वो भी पेश की जाएगी। मतलब वो है अदम एतमाद की तहरीक भी पेश की जाएगी। एक रुकन वैसे इंतकाल कर गए थे, इजलास की कार्रवाई तो शुरू होगी उसकी जो मगफरत के लिए दुआ करने से। और आमतौर पर कई दफ़ा ये भी हुआ करता है कि दुआ के बाद अमूमन मुलतवी कर दिया जाता है इजलास कुछ दिनों के लिए, लेकिन यहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा है कि पता नहीं वो ये कर पाएंगे। अभी क्या हैपनिंग है, बिकॉज कौमी असम्बली के अहाते में और जो इर्द गिर्द के एरियाज हैं उनको इस वक्त सील किया गया है। दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है। इंतजाम कैसे हैं इस वक्त इस्लामाबाद में? हरमीत का रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, आप कैसे हैं और इस वक्त क्या माहौल देख रहे हैं आप पूरे शहर इक़्तिदार में? आई वॉज एक्सपेक्टिंग शायद आप आज दफ्तर ना पहुँच सकें। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपकी बात दुरुस्त है कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह आप 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के फासले तक जो है दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है, लेकिन जो रास्ते हैं रास्ते ताहाल इसलिए बंद है कि OIC की जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब रेड जोन को पूरा सील कर दिया गया था। अब भी जो लोग आज कल तक इस्लामाबाद में छुट्टी थी, लेकिन आज भी लोग जो ऑफिस की तरफ आ रहे हैं तो उनको भी दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही है। यहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। और साथ साथ आपने जो बात की रऊफ साहब ने कि 15 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया कौमी असम्बली का इजलास, तो ज़रा ये भी बताते हैं कि ये आज जो है इजलास नमाज से कबल उमूमन ये होता है कि जुमे का इजलास जो होता है ये इसमें बहुत ही कम लोग शिरकत करते हैं, लेकिन आज ये है कि एक तो अपोजिशन की जानिब से भरपूर एहतजाज भी किया जाएगा और साथ साथ ये ज़राए भी ये बताते हैं कि इजलास जो है नामालूम मुद्दत के लिए हो सकता है कि उसको भी मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन अपोजिशन जो है वो बड़ा शोर शराबा करेगी। बड़ा यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो एहतजाज जो है जिस तरह वो रिकॉर्ड करती है तो अंदर और बाहर जो है पार्लियामेंट के वो एहतजाज करेगी। जी बिल्कुल ठीक है। बात करें, एक तो 15 निकाती इस इजलास का एजेंडा होगा और तजवीज़ यही है और इम्कानात यही है कि दुआए मगफरत के बाद इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा और अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद आज इजलास में पेश नहीं करने दी जाएगी। और साथ ही साथ एक मैं ये भी देख रही थी, एक्सपेक्टेड ये भी है कि तहरीक अदम एतमाद पर जो वोटिंग है वो 1 से 1.5 माह तक मुलतवी कर दी जाए, उसको इतना डिले करके उसके बाद करवाया जाए। अब ये मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज हैं जिनके ऊपर अमल कर रहे होंगे। ऑपोजिशन जो है वो उसका प्रेशर अपनी जगह मौजूद है, वो चाहेगी जल्द से जल्द हो जाए। और कल जो इजलास जो कार्रवाई हुई सुप्रीम कोर्ट की, थोड़ा सा उससे भी जिक्र कर लें। उसमें बहुत से नुकात उठाए गए जो आर्टिकल 63A है उसके इंटरप्रिटेशन के तौर पे, और उसमें मेन बात सामने यही आई है कि मुनहरिफ अरकान को वोट देने की इजाज़त होनी चाहिए। वोट उनका कास्ट भी होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, ये कार्रवाई जो है ये इसका तयन बाद में किया जाएगा। इसको कितनी देर की सज़ा होगी, कितनी देर की नाअहली होगी, इसका तयन भी बाद में होगा। अभी फिलहाल इसका तयन नहीं होगा। ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जो उठाए गए। मतलब अभी कोई डिसीजन नहीं है। डिसीजन जो है वो तो एक आध दिन में हम सोच रहे हैं, हम मुतवक्के है कि वो हमारे सामने आ जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी के साथ हम आज की टॉप स्टोरीज आप लोगों के साथ क्विकली शेयर करेंगे, डेली का आगाज करेंगे, जिसके बाद हम यही बात करेंगे कौमी असम्बली का इजलास फैसला कुन साबित होगा नहीं होगा, क्या माहौल आज देखने में आएगा, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे, एनालिसिस उस पर हासिल करेंगे। इसके साथ साथ आर्टिकल 63A की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, तशरीह अभी तक सामने आ चुकी है, इसके भी निकात को देखा जाएगा। और इसके साथ साथ स्नूकर का वर्ल्ड कप जीतने वाले 16 इयर्स ओल्ड एहसन रमजान आज हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। इसके साथ साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं सियासी गहमा गहमी इस वक्त उरूज पर है, सो मुल्क का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, जितनी भी सियासी जमातें हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनके सितारे अभी तो गर्दिश में नजर आ रहे हैं। स्पेशली अगर हम इमरान खान साहब का देखें तो ये कब इनसे बाहर आ सकेंगे, कब आसानियां पैदा हो सकेंगी। एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ शो में मौजूद होंगी और हाल ही में मिस्टर पाकिस्तान बनने वाले हाफिज खालिद मलिक आज हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। सबसे पहले अपने अवेयरनेस मैसेज की तरफ आएंगे जो कि है ज़ख़ीरा अंदोज़ी और
नाजायज़ मुनाफाखोरी के ख़िलाफ़। काफ़ी दिन से हम ये मैसेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं और बेसिकली ये हमारा फ़र्ज़ भी है। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, सिर्फ 1-1.5 हफ्ता बाकी रह गया। सो इस रमज़ान कोशिश ये करें कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, दुनिया भी अपनी संवारें और आखिरत भी संवारें। और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के साथ साथ नाजायज़ मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से इज्तनाब करें। मैसेज आइए चल कर देखते हैं। दुकानदार भाइयों, रमजानुल मुबारक बस आने ही वाला है। इस पाक महीने में बेहतरीन तिजारत बंदों से नहीं अल्लाह से करें। ऐसी तिजारत जिसका मुनाफा 70 गुना है। तो फिर छोटे और नाजायज मुनाफे के पीछे भागना कहां की अक्लमंदी है? क्या सिर्फ चंद गुना नाजायज मुनाफे के लिए बड़ा गुनाह कमाना घाटे का सौदा नहीं? रोजेदारों को महंगी चीजें फरोख्त करना अल्लाह के गजब को दावत देता है। अल्लाह की मखलूक का हक गस्ब करके अल्लाह के हक यानी रोजे की अदायगी भला कैसे कबूल हो सकती है? इस रमजान अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें ताकि रब्बे कायनात आपके लिए आसानियां पैदा करे। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे, डेली डोज की तरफ आएंगे। और डेली डोज में हमारे पास सबसे पहली स्टोरी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम होने वाले एक और रिकॉर्ड के हवाले से है। बरतानिया की एक खातून है हरमीत, जिन्होंने 19 नगेट्स 1 मिनट में खाकर आलमी रिकॉर्ड वर्ल्ड गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। इन नगेट्स का जो साइज था, वजन था, वो 12.5 आउंस के करीब बताया जा रहा है। कोशिश बहुत थी कि 20 नगेट्स खा लें, बट हो नहीं पाया। हिम्मत जवाब दे लेकिन 19 भी खाना 12.5 आउंस। मैं सोच रही थी, मैं कही थी इतना सा तो नगेट होता है तो खा लिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी नहीं, हैवी है, काफी बड़ा है। मतलब ये दुनिया में और कोई नहीं खा सका। ये देखो विजुअल भी उसके नजर आ रहे हैं और साथ पानी भी पी रही है बेचारी, तो मतलब वो भी है। और ये काफी बड़े साइज के हैं। तो बहरहाल उसने अपना नाम रिकॉर्ड में शामिल किया। उससे पहले टमाटर ज्यादा खाने का इनाम जो है वो भी उसके नाम आया हुआ है। तो पतली दुबली सी है, कोई मोटी ताजी भी नहीं है बहुत ज्यादा जिसके बारे में हो। अच्छा, हरमीत से मैं पूछना चाहूंगी, हरमीत इस तरह के बड़े हम मुनफरिद रिकॉर्ड्स बनते हुए देखते हैं, कभी आपका दिल किया कि आप भी ये कोई मुनफरिद काम करें और आप भी कोई आलमी रिकॉर्ड कायम करें? मुश्किल लगता है इसलिए नहीं कर पाते ना। सोचता कोई नहीं, हर बंदा सोचता है कि कोई डिफरेंट कुछ चीज कर ले। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि उसके लिए जाहिर बात है इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करना जो है, हम सोचते हैं कि हम इस प्रोग्राम के लिए इतनी मेहनत करके आ जाए तो ये बड़ी बात होगी। और लेकिन ये देखें ना कि खाना पीना एक तो स्वाद ले रही है, साथ साथ में रिकॉर्ड भी बन गया, तो ये भी बड़ी बात है। लेकिन दुनिया है, मुख्तलिफ लोग हैं और मुख्तलिफ लोगों की सोच है और सोच के मुताबिक वो जिंदगी गुजारते हैं। तो मेरे ख्याल में हम देखते हैं कि कई तरह तरह के जो हमें भी हैरान कर देते हैं इस किस्म के जो रिकॉर्ड्स हैं जब हमारे सामने आते हैं कि भैया ये तो टमाटर है। कई लोग कुछ ऐसे से कारनामे सरंजाम देते हैं कि वो वहमो गुमान में भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और हम बात करते रहते हैं, बल्कि आपकी गाहे बगाहे मुलाकात भी करवाते रहते हैं पाकिस्तानी नौजवानों से, यंगस्टर्स से, जो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके मुल्क में तो अपना नाम बनाते ही हैं बट इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा कामयाबी और दाद समेटते हैं। सो ऐसे ही एक नौजवान 28 साल इनकी उम्र है, राफे इनका नाम है। इन्होंने बेसिकली, इनका कारनामा क्या है, इन्होंने गूगल और एंड्रॉयड में बहुत से लूप होल्स, खामियां तलाश की थी, जिसके बाद इनको ऑफर भी हुई कि ये पेपॉल और फेसबुक के साथ काम करें, बट इन्होंने पाकिस्तान में काम करने को ज़्यादा प्रेफर किया। अभी हाल ही में 23 मार्च को ISPR की जानिब से इन्हें पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र सरमाया होने पर एजाज़ भी दिया गया और फ़ख्र पाकिस्तान के अवार्ड से भी नवाजा गया है। बहुत ही मतलब पॉजिटिव अंदाज में जो हैकिंग करते हैं उसमें इनका शुमार होता है। और बाहर से पढ़े में, बाहर से क्वालिफाइड है, इंग्लैंड से इन्होंने तालीम हासिल की हुई है। तो ये मिसाल है एक रोशन पाकिस्तानियों के लिए कि आप आला तालीम हासिल करें, उसके बाद बाहर जाके ना बस जाएं। वो जो ब्रेन ड्रेन हमारे कहते हैं ना, जो लोग काबिल होते हैं, ज़हीन होते हैं, वो बाहर जाके बैठ जाते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करते नहीं हैं और फिर बाद में इल्ज़ामात, एतराज़ात भी बड़े बड़े होते हैं उनके कि जी पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, कोई मौका नहीं है। तो ये जनाब पाकिस्तान आए हैं और इस वक्त एक
टेलीफोन कंपनी के साथ मुंसलिक हैं, एडवाइज़र के तौर पे, सीनियर एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहे हैं और साथ ही साथ दूसरी सलाहियतें जो हैं उनसे भी फ़ायदा कौम उठा रही है। बिल्कुल ठीक। हरमीत, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, खासकर मैं SPR के हवाले से ये बात करना चाह रहा हूँ कि जितने भी नौजवान हैं, जो भी टैलेंट, जहाँ भी टैलेंट मिलता है उनको, तो उसको ज़रूर सपोर्ट किया जाता है उनकी जानिब से। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि गवर्नमेंट पे लेवल पे तो अमूमन हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ना होने के बराबर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई इदारा जो आपको सपोर्ट करता है तो हौसला और भी मिलता है और भी एक लगन होती है कि अपने मुल्क के लिए, क्योंकि बाहर से एक बंदा अगर आता है तो वो ये सोच कर आता है कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, और जब वो एक नेक नियति से जब आके अपने मुल्क में काम करता है और कोशिश करता है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं उसको मायूसी होती है, तो भाई बहुत सारे लोग मैंने खुद देखे हैं, कई का मैं इंटरव्यूज भी कर चुका हूँ, जो पाकिस्तान से वापस चले गए, कनाडा या अमेरिका या दीगर ममालिक, बड़े जज्बे के साथ वो आए थे। लेकिन ऐसे नौजवानों को अगर SPR की जानिब से, मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी इनको ज़रा सपोर्ट करे, तो जो इनकी काबिलियत है, इनकी काबिलियत से मुल्क को भी फायदा पहुंच सकता है। बिल्कुल ठीक, आपने बात की है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? वरना मैं अभी वही बात कर रहा था कि असल बात यही है कि आप ब्रेन ड्रेन ना होने दें, और जो ISPR की बात हो रही है वो बात बिल्कुल सही है। जहाँ भी है लोगों को उठाएं, उनको उनके टैलेंट को पहचानें, उनको सही मकाम दें ताकि वो हौसला ना हारें। तो ये हौसला ना हारना जो है ये बुनियादी तौर पर मुल्क के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, और डेली डोज की लास्ट स्टोरी वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हरमीत, कभी कोई ऐसा पेंटर देखा है जिसने अपनी पेंटिंग में अपने ही बाल यूज़ किए हों? नॉर्मली जो हम देखते आए हैं वो रंगों से की जाती है, मट्टी से पोट्री शोट्री की जाती है, बट मेनली रंगों का इस्तेमाल होता है। बट बालों से किसी की पेंटिंग बनाना ये बड़ा ही मुनफरद काम है, जो कि कर दिखाया है फिलिपाइन के एक, बिल्कुल हाँ, ये फिलीपींस का एक जो मुनफरिद, वैसे भी रोमा आपकी तरफ से जो स्टोरीज आती हैं वैसे भी काफ़ी मुनफरिद होती हैं, और पहली बार हम भी देखते हैं और हमारे जो देखने वाले हैं वो भी पहली बार देखते हैं। और ये जो स्टोरी है तो काफ़ी मुनफरिद है कि अपने बालों से आप जो पेंट बना रहे हो, बड़ा मुश्किल काम है। अब देखें ना कि जिस तरह बारीकी का काम है, लेकिन बड़े खूबसूरत तरीके से वो पेंटिंग उन्होंने की है, तो भाई कमाल है। वैसे कितनी रियल लग रही है, मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि अभी तक ना मैं यकीन नहीं आ रहा, टोटली अनेबल टू अंडरस्टैंड कि किया कैसे है ये। हाँ बिल्कुल। और वो अब ये है कि वो जो मैं पढ़ा था उसके मुताबिक ये है कि पहले तो अपने बाल इस्तेमाल कर रहा था, अब ग्राहकों के जो उसके पास आते हैं उनके भी बाल इस्तेमाल करता है। ज़्यादा उसको पेंटिंग्स बनानी होती है, लेकिन जैसे हमने विजुअल में देखा है कितने ज़्यादा रियल लग रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी बात यह, थोड़ा सा ज़रा जिक्र कर लें। मेरे ख्याल में डेली डोज की कहानियाँ तो तुम्हारी स्टोरीज तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन आज जनाब 5वां और आखिरी दिन है टेस्ट का, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, और पाकिस्तान को 270 के करीब रन्स चाहिए जीतने के लिए, ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेटें चाहिए। बहुत ही क्रूशल दिन है और लोगों की नज़रें उसके ऊपर लगी हुई हैं। आज क्या फ़ैसला होगा, हम थोड़ी देर बाद जब रिज़ल्ट देखते रहेंगे और उसके मुताबिक उसके ऊपर तबसरा भी करेंगे। शो ख़त्म होने से पहले उम्मीद है हम इस पोजीशन में होंगे कि कोई प्रेडिक्ट कर सकें कि मैच का रुख क्या होगा। लेकिन अगर आज मैच पाकिस्तान जीत जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी पाकिस्तान के लिए। इस वक्त तक जो मैं देख रहा था, इमाम और अब्दुल्ला शफीक दोनों डटे हुए थे। कल उन्होंने काफ़ी डट के बैटिंग की और हौसला उनका बुलंद था। इसी तरह से अगर बाकी बैट्समैन भी हमारे मिडल ऑर्डर के ऊपर जो हमारे ख़ास तौर पे आता है वो भी प्रेशर लिए बगैर खेलें तो उम्मीद ही है कि पाकिस्तान टेस्ट जीत सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। इस पर हम कोशिश करेंगे कि आगे चलकर भी बात करें वही जो आपने बात की कि शायद हम इस पोजीशन में हो। बट अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल के बाद वापस आएंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज बड़ा अहम दिन है इस हवाले से कि कौमी असम्बली का इजलास दिन 11 बजे शुरू हो जाएगा। कुछ ही देर वैसे तो अब बाकी रह गई है और 15 निकाती एजेंडा है, जिस तरह से हमने आगाज़ में इस चीज़ का जिक्र किया था। बट एक्सपेक्टेड ये है कि मरहूम MNA की दुआए मग़फ़िरत के बाद इजलास को मुलतवी कर दिया जाएगा। बहुत से सवालात यहाँ पर खड़े होते हैं और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से अपने अपने लिए बनाई गई है, उसमें एक तो स्ट्रैटेजी ये है कि शायद अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पेश ही ना करने दी जाए, और अगर वो की जाए बहुत ज़्यादा होगा।
और फिर उसके बाद अगर पेश करने भी दी जाए तो जो वोटिंग है उस पर वो शायद 1 से 1.5 माह बाद हो। सो लेट्स सी आज क्या माहौल बनता है। कुछ ही देर में जो सिचुएशन है वो क्लियर अभी तो नहीं होगी, बट एक वो कहते हैं ना आगाज हो जाएगा उस मरहले का। सो लेट्स सी। बट इस वक्त सीनियर तजियाकार सलमान आबिद साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान साहब से भी बात करेंगे आगे चल के। हाँ, आगे चल के बात करेंगे। अभी ये देखो 152 अरकान पहले तो चाहिए ऑपोजिशन को 152 अरकान वहाँ पे हों जिन्होंने जिनके दस्तखतों के साथ मेरे ख्याल में वो करारदाद पेश की जाएगी, और वो करारदाद जो है फिर उसके ऊपर क्या फ़ैसला होगा ये स्पीकर का डिस्क्रिशन है, वो उसके बारे में फ़ैसला करेगा। लेकिन इस वक्त लग यही रहा है कि दोनों तरफ से भरपूर तैयारी होगी। एक वैसे ख़बर ये भी है कि हुकूमती अरकान जो हैं वो आज एक टोकन नंबर में मौजूद होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, और वो कोई ना कोई बहाना करके गायब होंगे। अब वो बहाना क्या होगा, गायब क्यों होंगे, ये भी मतलब हमारे बहुत से सवाल हैं जो उठेंगे। लेकिन यह है कि जो कितनी देर के लिए अल्तवा होगा वोटिंग का, ये भी एक सवाल मतलब उठेगा। सलमान आबिद आ गए हैं हमारे साथ, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम सलाम सर। सलमान, आज बड़ा गहमा गहमी का दिन है कौमी असम्बली में। सबसे पहले तो यह है कि अदम एतमाद की तहरीक पेश करनी है, 152 अरकान वहाँ पे उनके होंगे। उसके बाद आपको क्या लगता है, एक वफात जो हुई PTI के मेंबर की, उसकी बुनियाद के ऊपर इसको डिले कर दिया जाएगा बाकी कार्रवाई को, या मतलब यह है कि 15 निकाती जो है उसके तहत आपको लगता है कि आज पेश करने दी जाएगी ये जो करारदाद है? हमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू है कोई, तो ये हम जैसे बात कर रहे थे कि अभी कुछ पता नहीं है कि क्या होगा, और बहुत से और भी निकात हैं जिनके ऊपर स्पीकर जो है वो उस तरफ को चल पड़े। अच्छा, अब कल साथ ही साथ जो कार्रवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी उतनी इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में भी उसी तरह की खबरें हैं जो चल रही। बल्कि मेन हेडलाइन तो आज वही थी बुनियादी तौर पे कि सुप्रीम कोर्ट जो 63A की इंटरप्रटेशन कर रहे हैं, उस इंटरप्रटेशन के मुकाबले में क्या होगा। अब उन्होंने ज़्यादातर तो यही बात की कि पार्लियामेंट का फैसला आप पार्लियामेंट में ही क्यों नहीं करते, आपको वहाँ पे करना चाहिए। और 63A के ऊपर जो बुनियादी बात सामने आती है वो ये है कि उन्होंने कहा कि बहुत से सवाल उठते हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि किस तरह से कोई मुंतखब रुकन जो है उसको रोका जा सकता है वोट देने से। जो हुकूमत चाहती है कि उसको पहले से रोक दिया जाए, वो मेरे ख्याल में हुकूमत की बात नहीं मानी जाएगी। हुकूमत का यही जो कहना, जो हुकूमत चाहती थी कि हम इनकी ताहयात नाअहली करवाएंगे, उसमें अब हुकूमत शायद कामयाब ना हो सके, क्योंकि कल कुछ चीज़ें थी जो वाज़े हो गई। अभी जो फैसला है वो एक दो रोज़ में वो भी क्लैरिफाई हो जाएगा। हरमीत, आप कुछ कहना चाहेंगे जो आज कौमी असम्बली का इजलास है उस पर? ठीक है, अच्छा तो ठीक है। सलमान आबिद साहब का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। अच्छा सलमान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोले। सर, आज बड़ा अहम दिन है, आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? प्लस जो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से इस वक्त ज़ेरे गौर हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि शायद इजलास तो हो, डेफिनेटली होगा, बट उसके बाद गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया जाएगा। आपको लगता है ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है? जी, मेरा ख्याल है कि यही होगा। जो रुकने असम्बली जो फौत हो गए थे, उनके बाद फातिहा के बाद ये इजलास जो है मंडे तक जो है ना वो पोस्टपोन हो जाएगा और मंडे को दोबारा इजलास हो। तो इसलिए ख्याल तो यही है कि कल हफ्ता इतवार है, ये इजलास वहां नहीं हो सकेगा और आज से फातिहा के बाद इजलास खत्म हो जाएगा। एक्चुअली इस वक्त देखिए, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक सख्त जंग चल रही है और दोनों एक दूसरे के ऊपर सियासी फतह हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना सिर्फ ये है कि कौन कितना ज्यादा जो है ना वो उन चीजों के ऊपर जो है ना वो लेने में कामयाब होता है। और ये जो जंग है, इसमें दो बड़े बुनियादी फैक्टर है। पहला फैक्टर तो यह है कि जो कोर्ट के अंदर इस वक्त हो रहा है, अदालत का फैसला क्या आता है और ये फैसला किस तरीके से असरअंदाज होगा तहरीके अदम इत्तेमाद के ऊपर। और जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं जो अभी तक फाइनल फैसला नहीं कर पाई हैं, वो क्या फैसला करती हैं, किसके पल्ले में अपना वजन डालती हैं, हुकूमत के पल्ले में वजन डालती हैं, अपोजिशन जमातों के पल्ले में वजन डालती हैं। ये दो बुनियादी बातें जो है
ये तय होंगी, जिसकी बेसिस के ऊपर जो है ये तय होना है कि इस सारी तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा। सलमान, लेकिन एक बात तो तय है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी डिसीजन हो वो नाअहली के हवाले से हो सकता है कि कितने अरसे की नाअहली हो, लेकिन एक बात तो क्लियर उन्होंने कर दी, और वो जो कमेंट्स हैं उनसे अंदाज़ा हो रहा है कि किसी भी रुकन को आप वोट देने से मना नहीं कर सकते। वोट वो हर सूरत में देगा और वो काउंट भी होगा। तो जब वोट काउंट भी होगा तो फिर तो हमारे सामने कोई पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती कि क्या होगा। सर बिल्कुल ठीक, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस पर हम जो लीगल सजेशन है वो भी लेंगे आगे चलकर। बट अगर अभी हम कौमी असम्बली के इजलास को देखें तो बहुत से लोग यही बात कह रहे हैं कि आज कुछ खास होगा नहीं। जिस तरह से सलमान साहब ने भी, जो मेरा पहला सवाल यही था कि एक्सपेक्टेड ये है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएगा, उन्होंने भी यही बात की कि वाज़ेह इम्कानात इसी चीज़ के हैं। बट अगर ऐसा हो गया तो आप देखें कि कितना ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आएगा। कल एक तरफ से मौलाना फजलुर रहमान के जो लोग हैं वो भी इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर देंगे, परसों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जलसा और दूसरी जानिब इन लोगों का भी जलसा। तो अगर ये इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाता है तो मुझे तो लग रहा है आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता थोड़ी बहुत तसादुम की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। जी, सलमान ही हमारे साथ मौजूद है, इनसे ज़्यादा चल के बात करते हैं। सलमान, जो मैं बात कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो क्लियर कर दी और वो कमेंट्स में ही क्लियर होती है, और वो ये है कि जो भी रुकन होगा उसको वोट देने से मना नहीं किया जा सकता और उसका वोट काउंट भी होगा। बात ये आती है कि अगर वो किसी दूसरी पार्टी को, यानी अपनी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी को जाके वोट देता है तो वो काउंट वो उसकी नाअहली होनी चाहिए। वो नाअहली के बारे में भी है कि वो फिर इलेक्शन कमीशन में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो वो उस तरह की पेचीदगियाँ। लेकिन यहाँ पे अगर वोट काउंट होगा जो मुनहरिफ फ़रकान है तो फिर क्लियर नहीं हो जाती पिक्चर क्या होगा। नहीं रऊफ साहब, इसमें फिर स्पीकर की जो रोलिंग है वो बुनियादी तौर पर फैसला कौन होगी, और ये बात जस्टिस वजीउद्दीन समेत बहुत से लोग कह चुके हैं कि जो स्पीकर की रोलिंग होगी वो बुनियादी तौर पर फैसला करेगी कि क्या इनके वोट काउंट होंगे या नहीं होंगे। और आपको भी अच्छी तरह पता है कि जो स्पीकर की रोलिंग है वो अदालती फोरम पर चैलेंज नहीं हो सकती। तो गेम तो बुनियादी तौर पर स्पीकर की कोर्ट में है कि अब वो इस फैसले के बाद जो अदालत से फैसला आएगा उसके ऊपर क्या रोलिंग देते हैं। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि स्पीकर की रोलिंग जो होगी कि अगर से ये लोग वोट तो डाल सकते हैं लेकिन वोट ये जो है ना इनका काउंट नहीं होगा, और उससे पहले वजीर आजम साहब जो है इन 15-20 लोगों के खिलाफ एक खत लिख देंगे स्पीकर को कि हमने इनकी नाअहली का रेफरेंस जो है वो आगे भेजना है, तो इसलिए इनका वोट काउंट ना किया जाए। तो अब ये गेम बुनियादी तौर पर स्पीकर की रोलिंग के ऊपर फिर बहस करेगी। इसके साथ एक और चीज भी है सलमान, अगर फर्ज क्या इन लोगों को वोट नहीं दिया जाता तो दूसरी गेम जो अपोजिशन खेल सकती है वो ये है कि इत्तेहादी जमातें, एक तो ये हुआ कि अगर वोट नहीं होगा तो हुकूमत के पास अपने अरकान कम हो जाएंगे, और अगर जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो अपोजिशन के साथ चल के वोट देते हैं तो उस सूरत में भी तो हुकूमत जो है वो कमजोर विकेट के ऊपर खड़ी होगी। फिर जी, आपकी बात से मुझे पूरा इत्तेफाक है। अगर चारों इत्तेहादी जमातें जो है वो फॉर्मली ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं कि अब हम हुकूमती कैंप में नहीं रहे और हम अपोजिशन के साथ हैं और तरीके में समाज में अपोजिशन का साथ देंगे, तो फिर यकीनी तौर पर हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत शुक्रिया। आबिद साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी, वेलकम टू द शो। आफ्टर द ब्रेक हम जैसे बात कर रहे थे कि आज बड़ा ज़ोरदार मार्का चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का, और अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था तो अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए थे कैमरॉन ग्रीन की गेंद के ऊपर, और अब 9 खिलाड़ी उनको चाहिए आउट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को। हो सकता है सूरत हाल आगे चल के और ख़राब हो या बेहतर हो, लेकिन अज़हर अली, और जो मैंने देखा था वो ये है कि अज़हर अली और इमामुल हक बैटिंग कर रहे हैं। मुश्किल का वक्त है, आखिरी दिन है, यहाँ पे रिवर्स स्विंग हो रही है, और रिवर्स स्विंग जो है उसके नतीजे में पाकिस्तान ने पिछली इनिंग में भी 8 विकेटें गंवाई थी रिवर्स स्विंग के ऊपर। तो अभी भी कैमरॉन ग्रीन की जिस गेंद के ऊपर वो आउट हुए, विकेट कीपर को कैरी को उन्होंने कैच पकड़ाया अपना अब्दुल्ला शफीक ने, वो रिवर्स स्विंग ही की बदौलत था। तो हरमीत, आपको कोई उम्मीद लग रही है पाकिस्तान मैच बचा लेगा? रोज साहब, अगर इन पूरी सिचुएशन में देखें, आपकी बात दुरुस्त है कि रिवर्स स्विंग की वजह से हमने पिछले भी देखा कि इनिंग्स में कई सारी विकेटें गंवाई, लेकिन
इस वक्त अगर हम देखें तो 9 विकेटें आपके हाथ में हैं और गेम इतनी बड़ी नहीं है। आसान भी लग सकती हो सकती है कि कहीं ना कहीं जो है अगर बैट्समैन की जिस तरह हम देखते हैं कि मिडल ऑर्डर पे अगर अब वो डट जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो मिल सकती है और एक तारीखी कामयाबी होगी मैं समझता हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम पर रावलपिंडी के टेस्ट मैच के बाद बड़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही थी उनके खासकर कैप्टन पर, और उसके बाद कराची में जो हुआ, हम भी यहाँ पे अगर शायकीन क्रिकेट की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़ाहिर बात है टेस्ट मैच होते हैं इस तरह से, क्योंकि उनका रिज़ल्ट कभी नहीं आता, कभी आ जाता है, बहुत मुश्किल से आता है। लेकिन अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा मुल्क के हवाले से और फिर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन इस वक्त आपकी बात दुरुस्त है कि विकटें जो है उस पर ख़ासकर मिडल ऑर्डर पर कोशिश की जाए। रन्स की अगर बात करें तो रन्स उसी तरह इतना बड़ा स्कोर नहीं है मैं समझता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 73 रन तो कल वो कर चुके थे और किसी विकेट के नुकसान पर। तो ये बड़ी बात हो सकती है कि अगर विकेटें हमारी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम खेलते जाएं तो मेरे ख्याल में कामयाबी हो सकती है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी रोज़ साहब। अच्छा, और हरमीत वो उसमें एक चीज़ और भी है, वो जैसे आप ये कह रहे हो कि अगर पाकिस्तान रन्स जो है वो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन मसला उस सूरत में ये है कि पाकिस्तान को पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। पॉजिटिव का मतलब यह है कि रन रेट थोड़ा सा तेज़ रखना पड़ेगा। अब्दुल्ला शफीक जब तक थे तो रन रेट थोड़ा सा बेहतर था, अब मुझे लगता है कि अगर उसके बाद होगा तो रन रेट अगर स्लो हो गया, और पाकिस्तान ने थ्रू आउट द सीरीज़ अगर देखा जाए तो पॉजिटिव क्रिकेट नहीं खेली, डिफेंसिव के ऊपर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ख़ासतौर पर कराची के टेस्ट में छाया हुआ रहा है। हम बहुत खुश हुए कि हमने मैच बचा लिया। तो लाहौर का भी मैच मुझे लगता ये है कि हम डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के ऊपर चल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि मैच बच जाए, हम जीतने की कोशिश नहीं कर रहे। जी हरमीत। रोज़ साहब, जो परफॉर्मेंस, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी बात दुरुस्त है कि कराची में कहीं ना कहीं मामला डगमगा गया था, लेकिन फिर हमारे जो बैट्समैन हैं उनकी जानिब से भरपूर कोशिश की गई और वो बाबर आजम और रिजवान की बैटिंग ने कहीं ना कहीं हमें हमारी जो नैया थी डूबने वाली उसको बचा लिया। ये यहाँ पे भी वही मामलात उसी तरह अगर हो जाते हैं, उसी तरह ही क्रिकेट खेली जाती है, उसी तरह बैटिंग की जाती है, तो मेरे ख्याल में आपकी बात दुरुस्त है कि अगर सुस्त रवि से ये चीज़ें चलती जाएंगी तो बहुत सारे जो एक तो ऑस्ट्रेलिया के सामने हमारे वैसे भी थोड़े बहुत आसाब पर थोड़ी सी वो उनकी गिरफ्त होती है, तो कहीं ना कहीं हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन आपकी अगर कोशिश यही पे वही की जाती है कि एक पॉजिटिव क्रिकेट आगे सामने आएगी और उसी तरह कुछ थोड़ी बहुत जारहाना खेलना होगा। अगर जारहाना थोड़े बहुत खेलेंगे और विकेट बचा के खेलेंगे तो ये है कि जीत जो है उसके हम करीब पहुँच जाएंगे। कुछ कहना चाह रही थी रोमा? सर मैं यही बात ही करना चाह रही थी, स्पोर्ट्स पर बात करना चाह रही थी। अभी हम आगे चलकर एक इसी हवाले से किसी सीक्वेंस में रिपोर्ट भी दिखाएंगे, बट मुझे इंस्ट्रक्शंस ये आई हैं कि नहीं अभी मैच को ही डिस्कस करना। और पिच जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिस तरह से हमने इस्लामाबाद की रावलपिंडी की पिच का जिक्र कर रहे थे कि वो पिच इतनी वो नहीं थी जिससे कोई मैच का फैसला ही नहीं हो सका। और अभी भी मेरे ख्याल में जो सिचुएशन चल रही है, पिच का जो कजाफी की पिच है उसका बहुत ज़्यादा रोल है। जिस तरह से इरफान भी उस दिन हमारे साथ मौजूद थे शो में और वो भी इस हवाले से यही बात कर रहे थे। पिच बहुत स्लो है लाहौर की कदाफी स्टेडियम की पिच जो है वो भी स्लो है। लेकिन एक चीज़ हुई है और वो ये है कि लाहौर में बॉल स्विंग हो रहा है, जो कराची में एक्सपेक्टेड था कि स्विंग होगा, इतना ज़रा स्विंग नहीं हुआ था बॉल जो है, और पिंडी में तो बिल्कुल ही स्विंग नहीं हो रहा था। तो लाहौर में बॉल स्विंग हो रहा है और रिवर्स स्विंग मिल रही है, जिसकी वजह से स्टार्क को और पैट कमिंग्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। हमारे भी शाहीन शाह अफरीदी को और उसके साथ हसन की, तो अभी थोड़ी देर चल के मैं हरमीत से इसकी भी बात करूंगा कि हसन अली का क्या किया जाए कि वो जो 140 पे बॉल कराया करता था वो 130 से भी नीचे चला गया। लेकिन नसीम शाह ने तेज़ गेंदें की, स्विंग के साथ की, इसकी वजह से ज़्यादातर विकेटें इस टेस्ट मैच में अभी तक हमारे फास्ट बॉलर्स को मिली हैं। तो हसन की अगर बात करें हरमीत, तो हसन की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है। जी हरमीत। बिल्कुल, मैं शायद अफरीदी की वो जो रिमार्क्स थे कुछ खिलाड़ियों के हवाले से, वो यही थे कि हमारे कुछ नौजवान जो अगर थोड़ी बहुत उनको चांस मिल जाता है और कोशिश होती है कि वो थोड़े से आगे बन जाते हैं और सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने प्रैक्टिस से, अपनी कुछ चीज़ों से जो है वो उस पर उसी तरह ध्यान नहीं देते जिस तरह वो शुरुआत में काम करते हैं। तो इसमें भी मैं वही बात करूंगा कि कहीं ना कहीं गलती या कोताही जो है हसन अली की अगर हम बात करें तो उसकी दीगर
जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ों में मौज मस्तियों में वो ज़्यादा नज़र आते हैं। तो शायद ये भी वजूहात हो सकती हैं जिसकी बिना पर उसकी जो बॉलिंग है उसकी रफ्तार में जो कमी है। हाँ, सोच तो ये रही थे, हम यही रहे थे कि भई इसमें थोड़ी सी तेज़ी आएगी, लेकिन उसमें भी हम देख रहे हैं कि वो कमी आ रही हैं, जो कि उसके लिए बॉलर के लिए तो है ही नुकसानदेह, लेकिन टीम के लिए भी बड़ी नुकसानदेह बात है, क्योंकि एक ऐसा बॉलर है वो जिसने हर मैच की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश उनकी यही रही कि उन्होंने विकेटें भी ली हैं और कहीं ना कहीं मैच जितवाया भी है। तो ऐसा खिलाड़ी अगर अपनी परफॉर्मेंस से हटकर किसी और चीज़ों पे ध्यान देता है तो मेरे ख्याल में वो अपना भी नुकसान करता है और मुल्क का भी नुकसान करता है। बिल्कुल ठीक आपने बात की, और वाकई ये जो चीज़ आप बयान कर रहे हैं ये बॉलर के लिए भी उतनी नुकसानदेह है जितनी टीम के लिए है। बट अभी शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारा स्पेशल मैसेज, हमारी अवेयरनेस कैंपेन जो कि हमारे देखने वालों के लिए है कि इस रमज़ान आपने इज्तनाब करना है ज़ख़ीरा अंदोज़ी से और नाजायज़ मुनाफाखोरी से। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। इसी मैसेज के साथ अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। इस वक्त मुल्क में सियासी गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा अरूज पर है और आज का दिन जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कुछ ही लम्हों बाद हम देखेंगे कौमी असम्बली के इजलास का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा। अपोजिशन एक तरफ तहरीके अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए मुतहर्रिक है, जबकि हुकूमत इसको मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने के लिए मुतहर्रिक है। इमरान खान साहब के लिए अपेरेंटली इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कुछ अगर हम उनके बयानात देखें तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी नज़र आते हैं। बट तमाम जो सियासी सूरत हाल है इसका नतीजा क्या निकल सकता है, हमारे साथ इस वक्त सामिया खान एस्ट्रोलॉजर मौजूद है। सामिया जी, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सामिया जी, सबसे पहले तो ये बताएं, इतने से जो हम गहमा गहमी देख रहे हैं और आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस गहमा गहमी का, इस हलचल का क्या कोई नतीजा भी निकलेगा तो वो क्या हो सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मदू करने के लिए बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया। और जो है एक्चुअली मुझे नहीं अंदाज़ा था कि पिछले साल दिसंबर के एंड पे मैंने कोई आई थिंक 28 प्रोग्राम किए थे और उसमें मैंने जो है जब प्रेडिक्शंस की थी दिसंबर का एंड, और गूगल पे आप उसको देख सकते हैं कि मैं उनसे बैक ऑफ नहीं कर सकती उन पेशगोइयों से, जिसमें मैंने कहा था कि 3 लोगों के गिर्द सितारों का घेरा तंग हो जाएगा, उस्मान बुज़दार साहब, शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब। और मैंने कहा था सितारे इनको ऐसा लगेंगे जैसे ये गली के अंदर जो है ये इनके सितारे चले गए बंद गली के अंदर। और ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन है ये आपको 2022 में ऐसी नजर नहीं आएगी, ये हुकूमत को टफ टाइम देती हुई नजर आएगी। और मार्च एंड, ये पेश गोइयों में रिकॉर्ड मौजूद है कि मैंने कहा था अगर हुकूमत मार्च एंड सरवाइव करा जाती है ये मेरे लिए एक मोजज़े से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड इन पाकिस्तान। तो जो है यहाँ पे मोजज़े भी होते हैं। खान साहब अगर इस सूरत हाल से सुरखरू होके निकल जाते हैं तो ये सूरत हाल यकीन करें मेरे लिए एक मोजज़े से कम नहीं है, क्योंकि आसमान पे जो, और मैं एक लफ्ज बार बार बोला था जो है क्योंकि 28 प्रोग्राम में तो मुझे अपनी लाइंस याद है वेरियस चैनल्स के ऊपर, कि ये ना हो कि अपनी, मैंने कहा था कि खान साहब साख बचाने की कोशिश करें, साख, और ये ना हो कि मुद्दत बाय हुक और बाय क्रुक पूरी करने के चक्कर में आगे उन्हें इद्दत ना काटनी पड़ जाए। तो ये मेरी 3-4 लाइंस थी सर, जिसके ऊपर मुझे नहीं मालूम था कि मैं वो सिनेरियो मार्च में होता हुआ देखूंगी। ये मेरे लिए भी यकीन करें, क्योंकि अल्लाह ने बहुत ही महदूद इल्म दिया इंसान को, और ये इसको गैब का इल्म नहीं कह सकते, और ये एक अंदाजों से कहानी बनाई जाती है। मैं इसको अंदाजों का इल्म कहती हूँ, इंसानी अंदाजों का, जिसमें बहरहाल गलती का इम्कान मौजूद है। और बाकी अब आपके सामने सिनेरियो है, अंजाम मोहब्बत जो है वो क्या होगा वो भी कुछ दिन में सामने आ जाएगा। लेकिन मैं तो आज की, जैसे आपने मुझे फिर वो जो है इसके लिए इनवाइट किया, और लोग बेचारे ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, कितने महीनों से सूरत हाल है, लेकिन
इस सूरत हाल से अगर बाइज्जत सुरखरू होके खान साहब निकलते हैं तो एक मोजज़ा है मेरे लिए। अच्छा सामिया, ये बताइए कि शहबाज शरीफ का सितारा जो है वो क्या कहता है, वो क्या अरूज पे आने के चांसेस हैं उसके कुछ? रऊफ सर, एक्चुअली जब नए साल की पेश गोइयां थी, क्योंकि ये सियाको सबाक इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि ये ऑलरेडी ऑन एयर हैं, तो जब लोग कहते थे जी मरियम नवाज साहिबा का सितारा अरूज पे, तो मैं कहती थी मुझे मरियम नवाज साहिबा का सितारा अरूज पे नहीं लगता। मैं उस फैमिली में देखूं तो मुझे शहबाज शरीफ साहब के सितारे अरूज पे जाते हुए नजर आते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये अल्लाह पाक ने भी सस्पेंस रखा होता है कि वो अरूज उन्हें किस शक्ल में मिलेगा। और लेकिन ये जरूर है कि उनका जब, बल्कि आप अगर आपको याद हो तो मैंने नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की पेशगोई भी मेरी बहुत फेमस हुई थी, और उस वक्त मैंने नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया था कि इनके आसपास जितने लोग हैं इसमें शहबाज स्ट्रॉन्ग है, और जो है वो उन्हें चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब को दौरे हुकूमत दे दें अपना, जो है ना, जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, आपकी तस्वीर बिल्कुल सही आ रही है। मैं तो अच्छा, बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें कर रही हैं, और जो ये माजी में थोड़ा सा जा रही हैं वो भी मुझे सुनकर मजा आ रहा है कि जो इन्होंने प्रेडिक्शंस की वो काफी हद तक अभी ये जिस तरह से बात कर रही हैं, क्लियर बात नहीं कर रही, बट जो हल्की सी बात कर रही है ना, तो वो ये हुकूमत के लिए हालात बहुत टफ है। अगर मार्च का महीना सही गुजर गया तो ये मौजे से कम नहीं होगा, इस बात में बहुत बड़ा इशारा है। हाँ, लेकिन बात यह है कि जैसे शहबाज शरीफ का मैंने सवाल इसीलिए किया था। मैं सामिया जी को बहुत पहले से देखता हूँ, और इनकी प्रेडिक्शन तब भी थी जब 2018 से पहले इन्होंने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ही वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, और वो भी सच साबित हुई। उसके बाद ये जो मार्च के महीने की बात जब इन्होंने की थी, तब इनका एक शो चल रहा था, और तब भी मैंने देखा था, तो उसमें जो इन्होंने प्रेडिक्शन की थी वो यही थी कि मार्च का महीना होगा, अपोजिशन बड़ी अग्रेसिव अपोजिशन इनको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अब जो हम देख रहे हैं कि सामिया जी बातों को, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद अल्लाह ना करे कि जो मामला चल रहे हैं और बड़े टफ चल रहे हैं, हुकूमत बड़े टफ सिचुएशन में है, और अगर हुकूमत इस किस्म की सिचुएशन से गुजर रही है तो साथ साथ आवाम भी गुजर रही है, ये मुल्क भी गुजर रहा है। हालात इस किस्म के नहीं है कि इस चीज़ को, इस मुश्किल हालात से ये मुल्क जो है इसका फेस करना बड़ा मुश्किल होगा। तो लेकिन इनकी जो जितनी भी पेशगोइयाँ आई हैं और हमने देखी हैं, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। और मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो इस तरह इन्होंने बात की, तो आज से तकरीबन 3-4 साल कबल भी इन्होंने यही कहा था कि मरियम नवाज का कोई फ्यूचर जो है वो मुझे उसी तरह नज़र नहीं आता। हाँ, बिलावल भुट्टो साहब के बारे में थोड़ी सी इनका रिस्पॉन्स थोड़ा सा पॉजिटिव था, लेकिन ये जो पेशगोइयाँ, सही बात है कि ये गैब का इल्म तो नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा इल्म है, इल्म नजूम है, जिसके ज़रिए जो है वो सारी चीज़ें जो है वो सारी मालूमात जो है वो इकट्ठी करके ही आवाम तक पहुँचाई जाती हैं। लेकिन हम करें कि सामिया साहिबा जो है वो हमें कोई ऐसी खुशखबरी दें ताकि मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, जिस मामलात से गुजर रहा है, तो हम सब की नज़रें इसी पर हैं कि कम से कम जो चीज़ें हैं वो जिस तरह चल रही थी, स्मूथली चल रही थी। बिल्कुल सामने हमारे साथ ही हैं। मेरा सवाल उनसे यही था शहबाज शरीफ के हवाले से। अच्छा, मरियम के बारे में आपने बात कर दी शहबाज शरीफ के साथ ही, तो ये फरमाइए कि बिलावल इस वक्त बहुत एग्रेसिव हुए हुए हैं, लेकिन बिलावल का मुस्तकबिल आपको लगता है कोई ऐसा जो बहुत अरूज पे जिसको मैं कह रहा हूँ को पहुँचने के इम्कानात हों? जी, जहाँ तक जब पीपल्स पार्टी इलेक्शन हारी थी सर, मुझे याद है तब भी पेशगोइयों का सिलसिला जारी था, तो मैंने उस वक्त कहा था कि पीपल्स पार्टी को कम बैक करने में 10 साल लगेंगे। और जो है उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी ने आपको अब इस वक्त कम बैक पूरी भरपूर तरीके से किया है, कम बैक जो है। और लेकिन पीपल्स, जहां तक बिलावल साहब के सितारे में कहूँ कि कोई मुझे बड़ा ओहदा में कहूँ नजर नहीं आता, अभी नजर नहीं आता, लेकिन आगे चल के कोई जरा ज्यादा मुद्दत के लिए कोई चांसेस हैं उनके कुछ? बिलावल साहब का सितारा अभी तो मैं ये भी उनकी फैमिली में कह चुकी हूँ कि मुझे ये लगता है कि उनकी फैमिली में से एक औरत निकलेगी। और मैंने जब उनकी फैमिली के सब बच्चों के सितारे देखे थे तो मैंने उन्हें तब भी मशवरा दिया था कि आसफा भुट्टो अगर किस्मत ने
चांस बिल्कुल। उनकी गोद में आएगा। जैसे बेनजीर साहिबा का नाम था, उस फैमिली में वैसा नाम अल्लाह के हुक्म से मुझे लगता है कि आसफा भुट्टो का बनेगा। लेकिन बिलावल अभी तो सरगर्म रहेंगे सियासत में, लेकिन कोई बहुत बड़ा मनसब वो नहीं मेरी समझ में आता रोक सर। अच्छा ठीक हो गया। जी हरमीत। सामिया जी, अगर हम देखें, जी जी, जिस तरह आपने मार्च की बात की और आपका इंटरव्यू हमने देखा भी था, ये जो आपने बात की कि बड़ा टफ होगा हुकूमत के लिए, अब क्या लगता है कि मार्च के गुजर जाने के बाद अगर हुकूमत टिक गई तो क्या आगे मामला कुछ स्मूथली दिखाई दे रहे हैं आपको कि नहीं यही सिचुएशन होगी और खान साहब बड़े मुश्किल से ही हुकूमत चला पाएंगे? अभी तो मार्च के गुजरने में भी दिन पड़े हैं ना, अभी तो कहानी पार्टी शुरू हुई है, ये समझिए आप। क्योंकि 22 मार्च तक तो सितारा बहुत तख्त आसमान पे। बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रही हैं। अच्छा, आपकी आवाज आ रही है जी, एक और चीज मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, अभी कुछ देर पहले अगर हम देखें बहुत से रहनुमाओं की स्टेटमेंट्स आ रही हैं और कल भी देखें, उनमें से एक स्टेटमेंट अगर हम उठा लें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि जो आज का दिन है वो मेरी फतह का दिन है, हमारी फतह का दिन है। आज के दिन आपको क्या नजर आ रहा है, क्या हो सकता है? इस वक्त सितारे यूं समझ लें, इस वक्त तो सितारे ऑपोजिशन, क्योंकि देखिए यही पेश गोई थी कि ऑपोजिशन एग्रेसिव हो जाएगी, इसे होम्योपैथिक मत समझें और अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट मत करें। यही मैं बार बार हुकूमत को भी जो भी मुझे समझ में आता था, और लेकिन ये सब कुछ हो जाएगा ये तो सच्ची बात है, मैंने भी सोचा था। मेरे लिए भी अचंभा हुआ है कि मैं इल्म की बेस पे पेशगोइयां करती हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ अल्लाह के डोमेन में चीजें हैं। तो इस वक्त तो हुकूमत के खिलाफ है सितारे, जब तक 28 मार्च नहीं गुजर जाती। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सामिया, थैंक यू वेरी मच। अभी तो पार्टी शुरू हुई है और 28 मार्च तो हुकूमत ने गुजार लेना है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, वो सितारे फिर हम दोबारा देखेंगे। सामिया को मैं एक दफा फिर इनवाइट करना पड़ेगा। We'll see. बट अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी हम शो में आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के कम उम्र वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन से, जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड ब्लियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन के ज़रिए तमाम स्नूकर का वर्ल्ड कप जीता। और जब मैं इनकी स्टोरी मेरी नज़रों से गुजरी और मुझसे कुछ लोगों ने भी शेयर की, तो बहुत ही ट्रेजिडी से भरपूर है कि बचपन में वालिदैन का किस तरह से इंतकाल हुआ, उसके बाद बहन भाई इनको खर्चा नहीं देते थे, चैलेंजेस भाई खास तौर पे भाइयों ने बहुत बुरा सलूक किया और ये स्नूकर क्लब्स में रातें गुजारते हो, तो वहाँ पे इन्होंने शौक हुआ, प्रैक्टिस की। हाँ। और आज माशाल्लाह किस मकाम पर हैं। बहुत एक तरफ से देखा जाए 16 साल, एक तरफ से देखा जाए ट्रेजिक है और एक तरफ से एक आदमी की हिम्मत की दास्तान भी है कि उसने किस तरीके से नामसाज हालात में अपने आप को बेहतरीन साबित किया। उसने मेहनत की और सिर्फ 16 बरस की उम्र में, उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है हरमीत, आप देखो ना, यंग एज और उसमें बहुत कम उम्र है। हाँ, बहुत कम उम्र है। मतलब आप ये देखो कि ऐसे हालात में जहाँ पे आपको फैमिली सपोर्ट ना हो, कोई भी आप बुरे हालात से गुजर रहे हो, खाने पीने को भी आप ना आपको मिल रहा हो, और आप स्नूकर क्लब में पता नहीं किसके सहारे पे जिंदा बस रहे हो, तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे में मुश्किलात का आपको सामना हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल ये हम आगे चलकर एहसन से पूछेंगे कि अपनी लाइफ में इनको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना रहा। अभी एहसन ही हमारे साथ शो में मौजूद है। एहसन, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि आपने कब से स्नूकर खेलना शुरू किया और किस उम्र से खेलना शुरू किया, शौक किस तरह से आपके अंदर डेवलप हुआ? कभी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो ये बचपन से ही मैं खेल रहा था, मुझे होश भी नहीं थी, मैं बहुत छोटा था, कुछ 7-8 साल का, तो तभी वालिद जो मेरे थे उन्हें घर में वो बिलियर्ड रखी हुई थी, तो उन्हें देख के मुझे शौक हुआ, फिर शौक से मैंने पैशन बना लिया। अच्छा, तो ये तो इन्होंने जीत लिया बहरहाल चैम्पियनशिप। सवाल इनसे मतलब बनता ये है कि इस टूर्नामेंट से पहले और कौन कौन से चैंपियनशिप में इन्होंने हिस्सा लिया? ज़ाहिर है यहाँ पहुँचने से पहले इन्होंने कुछ ना कुछ मुकाबले किए होंगे, तो ऐसे यही सवाल आपसे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने से पहले किस किस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया आपने? 17-18 में मेरे ख्याल मैंने पहली बार जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया था, तो वहाँ पे ही मुझे फिर आगे 2-3 साल मैंने कंटिन्यू क्वालिफाई करता रहा, लेकिन मैं क्वार्टर फाइनल
सेमीफाइनल लूज़ कर लेता था। तो फिर एक टाइम पे मैंने इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई भी किया था लास्ट टाइम। जी हरमीत। अच्छा एहसन, अगर हम देखें इस पूरे सिचुएशन में जिस मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा, लेकिन ये बताइएगा कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए किन किन मुश्किलात को आपने फेस किया, किन किन मराहल से आप गुजरे? जी, माँ बाप का साया सर पे नहीं था, तो ये एक बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए, तो जिसमें काफ़ी स्ट्रगल होती थी क्योंकि फाइनेंशियली हालात भी ठीक नहीं थे। मुझे क्लब में सोना पड़ता था, तो बहन का घर था, फिर क्लब में मेरा ज़्यादा टाइम रहता था, तो 5-6 दिन मैं क्लब में सोता था, तो फिर वहाँ पे चला जाता था। तो बताने में तो ये एक बहुत छोटी सी बात लगेगी, क्योंकि ये अगर आप सोचें तो माँ बाप का साया सर पे नहीं था, मैं वहाँ पे क्लब में सोता था, तो खाने का, मेरे रहने का जो एक्सपेंस थे वो मेरे बहुत मुश्किल से होते थे। तो ये एक बहुत मुश्किल स्ट्रगल का टाइम था। तो मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो तो इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब। सब बातों की एक ही बात जो भी एहसन कर रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये बात करें। एहसन, आप यहाँ पर ये भी बताइएगा कि आपके इस जर्नी में किस किस ने आपको कितना सपोर्ट किया, किसका क्या रोल रहा, ये तमाम चीज़ें भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। जी, सबसे पहले तो PBSA का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो हमारी फेडरेशन है, उन्होंने क्योंकि अपनी पॉकेट से मुझे इंटरनेशनल टूर पे भेजा। गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ नहीं दिया था, तो उन्होंने अपनी पॉकेट से भेजा। तो ये अगर वो ना भी भेजते तो अब प्लेयर क्या बोल सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ मिल नहीं रहा था। तो उनका जितना, मैं समझता हूँ कि उनकी इतनी काविशें हैं हर जगह पे कि जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। और सेकंड, मेरे कोच हैं उस्ताद शाहिद हुसैन, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो स्पेशल जो है साजिद भाई, जिनकी QS स्नूकर अकेडमी है जहाँ पे मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ और मेरी रिहाइश भी है, वही मेरा घर है। तो उस इंसान ने मुझे ज़िंदगी के हर टाइम पे, हर लम्हे पे मेरे, यानी कि ये जो लोग हैं ये मेरे बाजू थे, ये मेरी हिम्मत थे, मेरे बाजू थे। और भी बहुत लोग हैं कि अगर मुझे नाम कोई इस टाइम भूल जाए तो मैं माजरत करता हूँ, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, साजिद भाई, उस्ताद शाहिद, हमारे जो प्रेसिडेंट है जावेद करीम, नवीद भाई, मुनव्वर शेख, MD गौरी साहब, उन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर, ये कज़ावी स्टेडियम के अंदर कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे एकेडमी भी बनाई थी। तो ये एकेडमी में भी मैं प्रैक्टिस करने जाता था। तो ये जो लोग हैं ये मेरे बाजू हैं, तो इन्होंने मुझे ज़िंदगी के हर लम्हे पे बहुत सपोर्ट किया, तो मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं कि लोगों के लिए पैगाम है कि कुछ भी हो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरे ख्याल में हम बार बार अपने जिन नौजवानों से बात करते हैं और हम भी पैगाम ये दे रहे होते हैं कि कुछ भी आप हिम्मत ना हारें, नामसाद हालात कितने भी हों। अब जैसे ये बता रहे हैं कि एक बहन का घर तो था, लेकिन शायद हालात उनके भी ऐसे नहीं थे कि जो इनको पूरी तरह से सपोर्ट कर पाती। खाना पीना सब कुछ, स्नूकर क्लब के अंदर रहना, रात को सोना भी वहीं पे, पता नहीं किन हालात में, कैसे ज़मीन पे ये सोता होगा। बहुत मुश्किल हालात में इस नौजवान ने अपने आप को मनवाया। तालीम अपनी पूरी नहीं कर सका, जो मेरे ख्याल में अब शायद इसके अंदर जज्बा पैदा हो और वो कुछ अपने आप को करे। लेकिन यह है कि हुकूमत को ऐसे टैलेंट को तलाश करके और किसी मकाम तक पहुँचाने के लिए अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और उन तमाम लोगों को जिनका इन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो एहसन, आपसे सवाल ये कि मैच जो आप खेल रहे थे, इसमें बड़े मैचेस कई मुश्किल भी आए होंगे और कई मरहले मुश्किल भी दरपेश होंगे। सबसे मुश्किल मैच कौन सा था आपका? तकरीबन पहले तो मैं मैच जब खेल रहा था तो सब मैच टफ थे, अपनी जगह है उनकी, लेकिन जब क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल थे ये मेरे लिए बहुत अहम मैच थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे प्लेयर थे और ऐसे प्लेयर थे कि टूर्नामेंट टाइटल होल्डर थे, जिसमें आसिफ भाई भी थे और इजिप्ट का प्लेयर बहुत अच्छा था, तो उसने एक मैच में 2 सेंचुरी ब्रेक भी किए थे। तो मेरे लिए वो काफ़ी टफ मैच था। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि क्वार्टर फाइनल तो मैंने 5-0 ही विन कर लिया था। तो सेमीफाइनल काफ़ी एक मुश्किल मैच था, क्योंकि वो 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन थे और मेरे लिए एक ये फ़ख्र की बात थी कि मैं 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन से खेल रहा हूँ और वो भी एक पाकिस्तान का प्लेयर था। तो मेरे अंदर जिस स्ट्रगल से, जिस मुश्किल से मैं गुज़रा था, मुझे कुछ करना था। तो वो सेमीफाइनल मेरे लिए ऐसे था कि जैसे मेरे लिए फ़ाइनल है, अगर मैं सेमीफाइनल विन करता तो मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह ताला मुझे फ़ाइनल में टाइटल पाकिस्तान के इनाम करेंगे। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि सेमीफाइनल भी मैंने विन किया और फाइनल में अपने लिए जगह बनाई। ठीक है जी हरमीत। अच्छा,
जी बिल्कुल। वैसे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा एहसन से सवाल करने से पहले। अगर हम देखें जितने भी एथलीट्स, जितने भी स्पोर्ट्स, जितने चैम्पियन बने हैं, उन सबको जितना हमने इंटरव्यू किया है, तो वो अपने नामुनासिब हालात से निकल कर उन्होंने अपना नाम और मुल्क का नाम रोशन किया, और मैं समझता हूँ कि एहसन भी उन्हीं लोगों में शामिल है। एहसन, ये बताइएगा कि जब फाइनल आपने जीता और वर्ल्ड चैम्पियन बने, तो भाई हमारा सर तो आपने फ़ख्र से बुलंद किया, लेकिन ये बताओ कि आपके क्या जज्बात थे उस वक्त? चैम्पियन बना तो वो टाइम एक ऐसा था, क्योंकि जब वहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर हुआ, तो जो मोमेंट थी वो मैंने एक ऐसी फीलिंग महसूस की कि जैसे अल्लाह ताला की रहमत होगी पाकिस्तान पे। तो मैं समझता हूँ कि ये मैंने कुछ भी नहीं किया, ये अल्लाह ताला की एक रहमत थी जो अल्लाह ताला ने वसीला बनाना था मुझे। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस मेडल से नवाजा। ये पाकिस्तान के जो लोग थे, जब मैच हो रहा था तो वहाँ पे भी जो ऑडियंस थी, मैंने उनकी आंखों में इतने आंसू देखे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, और सबके जो हाथ थे वो दुआ की तरफ थे। तो ये एक अल्लाह ताला की नेमत है, इसमें एहसन का कुछ भी नहीं है। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। तो क्या, और ऐसे नहीं, इसी के साथ साथ आप कोई मैसेज यहाँ पर देना चाहें अपने फैंस को, हुकूमत को, किसी को भी? जी, मैं यही मैसेज दूंगा पहले तो बच्चों के लिए, क्योंकि मैं भी एक बच्चा ही हूँ। ज़िंदगी में अगर आप कोई भी गेम कुछ भी खेलते हैं, तो कोई भी आप स्टडी है, कुछ भी काम है, तो इंशाल्लाह आप एक दो काम कर लें, अपने साथ मुखलिस हो जाएं, और जो आपका पैशन है उसके साथ मुखलिस हो जाएं। देखिए, अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है या पैसे नहीं है, कोई भी अगर आप अपने आप को इस बहाने में डालते हैं तो ये बात गलत है। मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, और अभी भी देख लें मेरी जो कंडीशन थी, मेरे पास तो खाने के भी नहीं थे पैसे। तो आप लोग शुक्र अदा किया करें, तो एक टारगेट बना लें अपना कि कुछ करना है, तो मुखलिस होकर करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। और मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि आप मेरे सर पे एक शफ़क़त का हाथ रखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप मेरे सर पे एक शफ़क़त का हाथ रखें, और जो मेरा हक़ बनता है आप मुझे खुद दें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में भी पाकिस्तान के लिए मज़ीद मेडल लें। जबरदस्त ठीक हो गया, पैगाम है। बहुत ही खूबसूरत पैगाम, और हमारी तमाम तर दुआएं आपके साथ है। एक तो अपने बलबूते पर इतना कुछ कर गुजरना बहुत ही अप्रिशिएबल, और मेरे ख्याल में जिस तरह से हम अक्सर एंड पर इस तरह के सेगमेंट्स का अख्ताम इसी बात से करते हैं कि हुकूमत को ऐसे नौजवानों की सरपरस्ती, ऐसे टैलेंट की सरपरस्ती लाजमी करती है। उन्होंने कहा है कि मतलब मैं को मांग नहीं रहा, कोई बड़ी फरमाइशें लंबी चौड़ी लिस्ट रही है मेरी, सिर्फ ये है कि जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो मुझे ज़रूर मिलना चाहिए। और मैं ख्याल में इसी के साथ हम ये सेगमेंट ख़त्म करते हैं। बिल्कुल, अभी जी 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 मैं यही बात करने लगी थी, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आन पहुंची है। कौमी असेंबली का इजलास शुरू हो गया है। अभी हम थोड़े से ब्रेक में देख रहे थे हालात, तो वहां पर मैं, हरमीत और रऊफ साहब यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि हुकूमती अराकीन तो नज़र नहीं आ रहे, ऑपोजिशन के भी इक्का दुक्का हैं, और उस टाइम जो हमारी नज़रों से गुजरे तो वो साद रफ़ीक साहब तो नज़र आए थे। और प्राइम मिनिस्टर साहब के इस मौके पर मुझे एक डायलॉग याद आया, घबराना नहीं है। तो आज पता लग जाएगा हुकूमत कितना घबराई हुई है, और इसी चीज़ से हाँ, दोनों की घबराहट जो है वो यहाँ हो सकती है, हो जाएगी भी। बट हमारी जो मूवी जो ईद उल फितर पर रिलीज होने को तैयार है, घबराना नहीं, इसका कल एक सॉन्ग रिलीज किया गया है। बैक वक्त यूट्यूब पर भी किया गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी किया गया, टीवी पर भी किया गया, और उसके बाद छा गया। बहुत से लोगों ने इसको सुना। तो काफी लग रही है, हाँ, बहुत से नुमाया नाम और किरदार इसका हिस्सा है। सुहेल अहमद साहब, सबा कमर है, सुहेल असगर है, नैयर है विलन के रूप में, और अमीन हफीज को मैं देख रहा था, छोटा सा, मेरे ख्याल में उनका वैसे कोई रिपोर्ट वैसे, लेकिन मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा था। अमीन हफीज वैसे एक ऐसा कैरेक्टर है जो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो बहरहाल घबराना नहीं है। अब एक तरफ सिचुएशन हमने जैसे पहले बात की, कौमी असम्बली की है, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट की है, जो कह रहे हैं घबराना नहीं है, कौम को बार बार कहे जा रहे हैं, और अभी भी वो कह रहे हैं घबराना नहीं है अपने असम्बली के मेम्बरान को। हालांकि साए मुहीब नज़र आते हैं उनकी हुकूमत के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद उनका पैगाम ये है, घबराना नहीं है। हमने जैसे बात की थोड़ी देर पहले, कौमी असम्बली का इजलास तो शुरू हो गया, लेकिन टावन लोग नज़र आ रहे हैं, थोड़े लोग नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। मैं सोच रही थी हंगामा होगा तो शोर करेगा कौन? लोग बहुत कम है ना, ऑपोजिशन के भी कम ही है। हाँ हरमीत, हाँ, लेकिन हाँ, कौमी असम्बली का इजलास हम जो कह रहे थे, लेकिन ये है कि उन्होंने 28 तारीख तक ही मुलतवी कर दिया है। मेरे ख्याल में तो बहुत ही जल्द दोबारा जो इजलास होगा उसमें ही ज़्यादा हमें जो अरकान असम्बली हैं उनकी तादाद कुछ ज़्यादा नज़र आएगी।
आज जिस तरह रऊफ साहब आप शुरुआत में भी कह रहे थे कि हुकूमत अरकान ना आने का उन्होंने होगा, कोशिश ये होगी कि वो नहीं आएंगे, और वही हुआ। हमने देखा कि चीदे चीदे लोग आए हुए थे सही, और पूरे 162 पूरे कुरम में बिल्कुल ठीक हो गया। हरमीता बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अभी हमें एक ब्रेक फौरी तौर पर शामिल करनी है, लेकिन आपने घबराना नहीं क्योंकि हम आ जाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज 25 मार्च है और 1992 में 25 मार्च ही तारीख थी जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था और इंग्लैंड को शिकस्त दी थी और इमरान खान साहब की क़यादत में जीता था। तो आज पीसीबी ने ऐलान ये किया है कि हम आज सालगिरह मनाएंगे वर्ल्ड कप की, और इसी हवाले से जो ट्रॉफ़ी है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचेगी जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा, और फैंस जो हैं वो सेल्फीज़ और पिक्चर्स उस ट्रॉफ़ी के साथ बनवा सकते हैं। बाकी की खबर आप शेयर करें। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच तो चल रहा है और 2 विकेटें गिर गई हैं, अजहर अली भी आउट हो गए हैं। पहली विकेट कैमरॉन ग्रीन ने ली थी जो उनके मीडियम फास्ट बॉलर हैं, और मैं जैसे कह रहा था कि वो स्विंग हो रहा है बॉल, रिवर्स स्विंग के ऊपर वो विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हुए थे अब्दुल्ला शफीक। उसके बाद सेकंड विकेट जो है वो स्मिथ ने कैच पकड़ा है अजहर अली का, और वो नेथन लाइन की गेंद थी जिसके ऊपर वो आउट हुए हैं। जो मैंने पढ़ा उसके तहत यह है कि 105 पे 2 आउट थे। पाकिस्तान मेरे ख्याल में डिफेंसिव पे चला जाएगा। मैं पहले भी हरमीत से बात करता हुआ कह रहा था कि पाकिस्तान की डिफेंसिव स्ट्रेटजी है और वो ये डिफेंसिव पे और ज़रा चला जाएगा 2 के आउट होने के बाद। अभी तक ये है कि इमामुल हक डटे में। अब ज़रा थोड़ी सी बात हो जाए हरमीत, आपको और रोमा को तो याद डेफिनेटली नहीं होगा, क्या होश ही नहीं होगा। अल्लाह की कसम मैं उम्र नहीं छुपा रही, बट ये मेरे पैदा होने से पहले की बात है। रोमा के तो कम से कम पैदा होने से पहले की बात है। थोड़ी बहुत झलकियां मुझे इतना याद है कि रऊफ साहब के जब रेडियो था हमारे गांव में, बिजली तो थी नहीं, तो रेडियो पे ये इतना बचपन में इतना याद है कि कोई इमरान खान है और उसने वर्ल्ड कप जीता है। इतनी चीज़ें हमें याद है। हाँ। लेकिन बहरहाल हम आपसे सुनना चाहेंगे कि वो क्या मनाजिर थे, वो क्या। अच्छा, वो रऊफ साहब से तो हम सुनेंगे, बट तब इमरान खान के क्या जज्बात थे, किस तरह से उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया, कुछ यादें ताज़ा करते हैं। अच्छा उस वक्त भी इमरान खान की तकरीर जो थी इसमें बड़ा हंगामा खड़ा किया था और बहुत से प्लेयर जो हैं उन्होंने एतराज़ात इसके ऊपर किए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अपनी उम्र के इस हिस्से में आके ये ट्रॉफ़ी जीत गया हूँ जो मेरे लिए बड़ा फ़ख्र का पैगाम है, फ़ख्र की बात है। तो बाकी प्लेयर ने कहा था, बहुत से नाकदीन तो थे, उन्होंने भी कहा था कि इमरान खान अकेले तो नहीं जीता, ये तो पूरी टीम जीती थी। तो इमरान खान ने बाद में ये कहा कि भाई मैं उस वक्त इतना बड़ा मैच जीत के मैं कंफ्यूज था और मुझे नहीं पता था मैंने क्या कहना है, बस मैं जो मेरे दिन में आया मैं बोल गया। वो कंफ्यूजन आज तक जो है ना वो चल रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे तो ज़ाहिर है मतलब काफ़ी होश था, और मैं उस वक्त हमारे घर में बड़ा टीवी नहीं था, तो मैच से पहले बल्कि टूर्नामेंट से पहले ही हम जाके मैं और मेरा भाई जो हैं वो गए और हम ज़रा एक बड़ा टीवी ख़रीद के लाए और हमने अपने ड्राइंग रूम में रखा। उस ज़माने में केबल नहीं होती थी, अगर आपको पता हो तो उस ज़माने में ये था कि आप अपनी छत के ऊपर एक एंटीना लगाया करते थे और एंटीना के ज़रिए एक तार आती थी, वो तार अपने आप टीवी के अंदर लगाते थे, और अक्सर ये होता था कि वो एंटीना हवा से हिलता था, तो फिर एक आदमी ऊपर चढ़ता था, जाके एंटीना ठीक करता था, नीचे वाला जो है वो आवाज़ें देता था कि ठीक है इधर को कर दो उधर को कर दो, और तब जाके हुआ करता था। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जब हम ये देख रहे थे तो इसमें इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमने मैच जो है उसकी झलकियाँ देख रहे थे। आपने ये देखा कि आखिरी विकेट इमरान खान ने हासिल की थी और जो कैच है वो रमीज़ राजा ने पकड़ा था जो पीसीबी के चेयरमैन है अब इस वक्त। तो हम तो पूरा मैच जुड़े हुए, इससे पहले का जो मैच था पाकिस्तान का वो सेमीफाइनल था और वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जीता था। इंतज़ामुल हक हीरो थे उसके, फाइनल में अलबत्ता इमरान खान खुद ही हीरो थे। बिल्कुल। हरमीत कुछ आप कहना चाहेंगे? अच्छा रऊफ साहब, मैंने जो सुना है, वैसे रऊफ साहब क्योंकि जाहिर बात है कि आपने तो देखा है, लेकिन हमने ये सुना है कि बहुत ज़्यादा इस मैच में जो इमरान खान साहब उस वक्त जब खिलाड़ी थे तो ज़्यादा रन उन्होंने ही बनाए थे, कोई 73 रन स्कोर उन्होंने। बिल्कुल सही कह रहे हो, उन्होंने खेली थी, और खासकर
आप बिल्कुल हालांकि सही उससे कह रहे हो। कबल जितने भी मैचेस हुए थे उसमें इमरान खान की कोई इस तरह कोई खास जो बैटिंग थी वो ना होने के उस तरह बराबर नहीं थी, लेकिन इस मैच में उन्होंने बड़ा जमकर खेला और यही वजह थी कि लोग क्रेडिट अगर लेना भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट बनता भी खान साहब को ही था कि उन्होंने बड़े डटकर खेला था। क्या कहेंगे आप, ये बात वाकई ऐसा ही था रऊफ साहब? जी, बैटिंग में अगर पाकिस्तान के देखा जाए तो रन ज़्यादा होने की बजाय इमरान खान ही थे। और उन्होंने एक तो ये हुआ कि अपने आप को प्रमोट किया, वो ऊपर आए बहुत सारे प्लेयर से। ऐसे में जबकि रमीज़ राजा और आमिर सुहेल दोनों जल्दी आउट हो गए थे और जल्दी आउट होने के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर था बैटिंग के ऊपर। इमरान खान खुद ऊपर आए और उन्होंने शानदार इनिंग खेली, 74 रन की बड़ी सॉलिड इनिंग उन्होंने मियां दाद के साथ मिल के एक पार्टनरशिप बनाई। बाद में जब रन तेज़ करने की बारी आई तो इंज़माम उल हक ने, वसीम अकरम ने, इन्होंने तेरी के साथ रन बनाए और पाकिस्तान 250 के करीब पहुंच गया। मतलब वो जो टारगेट इंग्लैंड को दिया गया था। बाद में बॉलिंग बड़ी शानदार हुई, आकिब जावेद की, मुश्ताक की। तुम्हारा बहुत मुबारक आज का दिन। आज का दिन हर हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। बट एनीवेज व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।